हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की अर्थशास्त्र की बुक से चैप्टर नंबर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। वैश्वीकरण मीन्स दुनिया के कई देश जब आपस में किसी वजह से एक हो जाते हैं, दुनिया के कई देशों का आपस में एकीकरण हो जाता है, उसे कहते हैं वैश्वीकरण। और अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं यानी कि जिस भी देश की इनकम अगर ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है। अगर किसी देश की इनकम बहुत कम होती है तो हम कहते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, यानी कि वो देश गरीब है। किसी भी देश के इनकम से उस देश की अर्थव्यवस्था का पता लगाया जाता है। अगर इनकम अच्छी है तो वो देश अमीर है, अगर इनकम कम है तो वो देश गरीब है, यानी कि उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है। इस चैप्टर में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि दुनिया के जितने भी देश हैं उनका एकीकरण किस वजह से होता है, दुनिया के सभी देश आपस में किस वजह से जुड़ते हैं। यहाँ लिखा है, हमारे बाज़ारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। यानी कि जब हम बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में एक नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम मोबाइल ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हमें एक नहीं बल्कि बहुत सारे मोबाइल्स दिखाए जाते हैं और हम उसमें से चूज़ करते हैं। तो ये जो विकल्प है वो क्या पुरानी है? नहीं, ये जो विकल्प है वो नवीन परिघटना है, यानी कि ये बहुत पहले से ऐसा नहीं है। बहुत पहले की मार्केट को अगर कंपेयर करें आज के मार्केट से तो आज के मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। 2 दशक पहले भी भारत के बाज़ारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। यानी कि अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो बाज़ारों में ऐसी विविधता नहीं मिलेगी, यानी कि बाज़ारों में इतनी ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे 20 साल पहले, लेकिन आज के बाज़ारों में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी चीज़ों की विविधताएं हैं। कुछ ही वर्षों में हमारा बाज़ार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है, यानी कि कुछ ही सालों में हमारा बाज़ार पूरी तरह से बदल गया है। पहले बाज़ारों में 1-2 ही चीज़ें नज़र आती थीं, लेकिन उसी चीज़ की आज के मार्केट में बहुत सारी विविधता है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अंतर्देशीय उत्पादन यानी कि किसी देश के अंदर किसी चीज़ का उत्पादन, किसी चीज़ का प्रोडक्शन। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था, यानी कि 20वीं शताब्दी मीन्स 1901 से लेकर 1999 तक को 20वीं सदी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक जो भी चीज़ों का प्रोडक्शन होता था, जिस भी चीज़ का उत्पादन होता था वो देश के अंदर ही होता था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। अगर कोई चीज़ देश के बाहर जाती थी तो वो कौन सी चीज़ें होती थीं? कच्चा माल होता था, खाद्य पदार्थ यानी खाने वाली चीज़ें एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता था, और तैयार उत्पाद यानी कि कोई भी चीज़ अगर बनाई जाती थी तो उसको एक जगह से दूसरी जगह यानी एक देश से दूसरे देश भेजा जाता था, यानी कि एक देश से दूसरे देश में उसे सेल किया जाता था। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। भारत की अगर बात करें तो भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल और खाद्य पदार्थ यानी कि खाने की चीज़ें हमारे भारत देश से बाहर के देशों में भेजी जाती थी, और बाहर के देशों में जब भारत का ही कच्चा माल जाता था वहाँ पर उसी कच्चे माल का यूज़ करते हुए प्रोडक्ट बनाए जाते थे, उत्पादन किया जाता था, और उसी उत्पादन को, उसी प्रोडक्ट को भारत में फिर बेचा जाता था। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। अब व्यापार ही यानी कि बिजनेस ही दूसरे देशों को, दूर दूर के देशों को आपस में जोड़ने का एक मुख्य जरिया था। ये बड़ी कंपनियों, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो एक देश से बिलोंग करती हैं और दूसरे देश में जाकर अपनी कंपनी बनाती हैं, अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, उद्योग
लगाते हैं और वहाँ पर जो भी कारखानों में चीज़ें बनती हैं उन्हें फिर सेल करते हैं। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ होती हैं, जब इनके उभरने से पहले का ही युग कौन सा था? बिजनेस था, जो कि एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का मुख्य जरिया था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वो है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। यहाँ लिखा है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वो कंपनी होती है जो एक से ज़्यादा देशों में किसी भी चीज़ के उत्पादन पर अपना कंट्रोल रखती है और उस पर अपना स्वामित्व रखती है, यानी कि अधिकार रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय, यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो उन प्रदेशों में, यानी कि दूसरे देशों के प्रदेशों में अपनी ऑफिस वो बनाती है और उत्पादन के लिए देश में कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम मिलता है, यानी कि जहां पर उन्हें सस्ते मजदूर मिलते हैं और दूसरे अन्य संसाधन मिलते हैं, यानी कि जो भी उनके उत्पादन के लिए जो ज़रूरी संसाधन है, जहां पर आसानी से ऐसे संसाधन मिलते हैं, जहां पर सस्ते मजदूर, दूसरे संसाधन मिलते हैं, ऐसी जगहों पर ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं? अपनी ऑफिस बनाती हैं और वहां पर कारखाने स्थापित करती हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। यानी कि कोई भी कंपनी ऐसी जगह पर क्यों कारखाना बनाती है, ऐसी जगह पर क्यों अपना ऑफिस बनाती है जहाँ पर सस्ते श्रम होते हैं, यानी कि जहाँ पर सस्ते मज़दूर मिलते हैं, ज़्यादा पैसा उनको पे नहीं करना पड़ता है मज़दूरों को, या फिर ऐसी जगह पर क्यों अपना ऑफिस बनाते हैं या कारखाने स्थापित करते हैं जहाँ पर दूसरे संसाधन भी मिलते हैं? क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना लागत कम करना चाहती हैं। मान लीजिए कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, अगर एक प्रदेश में उन्हें 100 करोड़ खर्च करना पड़ रहा है उसी उत्पादन करने के लिए, यानी उसी प्रोडक्ट का उत्पादन करने के लिए, और दूसरे देश में उसे 90 करोड़ उसे पे करना पड़ रहा है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो क्या करेगी? वो दूसरे देश को ही चुनेगी। क्यों चुनेगी? क्योंकि वहाँ पर उसका कम लागत लग रहा है। और कम लागत क्यों लग रहा है? क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी को वहाँ सस्ता श्रम मिल रहा है, यानी कि सस्ते मज़दूर मिल रहे हैं और दूसरे संसाधन मिल रहे हैं। इसी वजह से जिस भी देश में कम परसेंट लग रहा है, उनकी लागत का जिस देश में कम परसेंट लग रहा है उसी देश को वो चूज़ करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण ये है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। यहाँ लिखा है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो सिर्फ वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, यानी कि वो जो भी प्रोडक्शन करती है, जो भी प्रोडक्ट बनाती है, उसका वैश्विक स्तर पर ही उसे बेच नहीं रही है, बल्कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जो भी वस्तु बना रही है वो उसके साथ साथ सेवाओं का भी उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है और इसके लिए जो उत्पादन की प्रक्रिया है, जो उत्पादन का प्रोसेस है, वो जटिल ढंग से ही संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। और किस तरह से ये जटिल ढंग से संगठित हुई है? जो उत्पादन प्रक्रिया है, जो भी चीज़ बनाने की जो प्रोसेस है, वो छोटे भागों में डिवाइड की हुई है और दुनिया भर में फैली हुई है। चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। हम जानते हैं कि चीन की जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं और चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है, यानी कि चीन
अपने प्रोडक्ट को बहुत सस्ते में बेचता है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप जो कि अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों के नज़दीक है, इसलिए उसे लाभ मिलता है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यानी कि भारत के कुशल इंजीनियर उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं कि किस तरह से उत्पादन करना चाहिए। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं, और हमारे देश में अंग्रेजी बोलने वाले ऐसे पढ़े लिखे युवक भी हैं जो ग्राहक से जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती हैं। और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं जैसे कि कुशल इंजीनियर और अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक, ये जितनी भी चीज़ें हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत को लगभग 50 से 60% बचा सकती है। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है, और हकीकत में सीमाओं के पार यानी देश के बाहर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय उत्पादन की प्रक्रिया के प्रसार से, यानी कि बाहर के जो भी कंपनी है अगर वो उत्पादन करती है तो उसके उत्पादन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके प्रसार से असीमित लाभ हो सकती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लाभ हो सकती है। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, यानी कि दुनिया भर में जितने भी देश हैं वो जिस भी चीज़ का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उनका एक देश से दूसरे देश के साथ जोड़ना। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाज़ार के नज़दीक हो, यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो कहाँ पर अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करती है, वो ऐसी जगहों पर अपने कारखाने स्थापित करती हैं जहाँ पर बाज़ार नज़दीक हो, जहाँ कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, और जहाँ पर बाज़ार नज़दीक होने के साथ साथ जहाँ पर कुशल श्रम भी उपलब्ध हो और अकुशल श्रम भी उपलब्ध हो, यानी कि ऐसे मजदूर, ऐसे काम करने वाले जिनमें स्किल होती है और जिनमें स्किल नहीं होती, दोनों तरह के मजदूर जहाँ पर अवेलेबल होते हैं वहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करती है, और जहाँ उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, और जहाँ पर दूसरे कारक जैसे कि बिजली है, पानी है, कच्चा माल है, ये जितने भी कारक हैं उनकी उपलब्धता जहाँ होती है, ऐसी जगहों पर ही बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करती हैं, अपने ऑफिस को स्थापित करती हैं। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती हैं जो उनके हितों का देखभाल करती है, और साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनी ये तो देखती है कि बाज़ार नज़दीक है कि नहीं, वहाँ पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध है कि नहीं, और उत्पादन के दूसरे कारक जैसे कि बिजली, पानी, कच्चा माल अवेलेबल है कि नहीं। साथ ही वो ये देखती है कि जहाँ पर वो अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जहाँ पर वो अपना कारखाना स्थापित करना चाहते हैं, वहाँ की सरकार की नीति क्या है, वो इस पर भी नज़र रखते हैं कि सरकार की नीति उनके फेवर में हो, उनके हितों के बारे में हो, उनके हितों का देखभाल वहाँ की सरकार करती हो। जब ये सारी चीज़ें वो समझ लेते हैं, सुनिश्चित कर लेते हैं, तभी बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी जगह पर अपने कारखाने को स्थापित करती हैं। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है, यानी कि जितने भी परिस्थिति है जैसे कि कुशल अकुशल श्रम अवेलेबल होना और बाज़ार का नज़दीक होना, कच्चे माल और दूसरे कारक का अवेलेबल होना, और सरकार की नीति जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है उनके हित में होना, जब इन सभी परिस्थितियों को सुनिश्चित कर लेती है बहुराष्ट्रीय कंपनी, तभी वो उस जगह पर या फिर उस देश में अपने कार्यालय और कारखानों का स्थापना करती है। परिसंपत्तियों जैसे कि भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। अब कोई भी
कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो किसी देश की है, और जब वो किसी और देश में जाकर अपनी कंपनी को स्थापित करती है तो उस देश की भूमि को वो यूज़ करेगी, उस देश की भवन को वो यूज़ करेगी, मशीन यूज़ करेगी वहाँ की, और दूसरे उपकरण यूज़ करेगी। तो ये जितने भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि भूमि है, भवन है, मशीन है और अन्य उपकरण है, उसमें वो खरीद करती है, यानी उन चीज़ों को खरीदती है। और उन चीज़ों को जब वो खरीदती है तो इसमें जो भी पैसा वो लगाती है उस पैसे को कहते हैं निवेश। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। चूँकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो विदेशी कंपनी होती है, और इसीलिए विदेशी कंपनी जो होती है जब किसी दूसरे देश में अपने पैसे को लगाती है, भूमि खरीदने में या भवन खरीदने में या मशीन खरीदने में या दूसरे अन्य उपकरण खरीदने में, तो जो भी वो पैसा लगाती है उसे किस तरह का निवेश कहा जाता है? उसे विदेशी निवेश कहा जाता है। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी। और कोई भी निवेश क्यों किया जाता है, किसी भी बिजनेस में पैसा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इससे ये सोचा जाता है कि जो भी परिसंपत्तियां हैं जिनका कंपनी यूज़ कर रही है, परिसंपत्ति मीन्स किसी और की संपत्ति, तो जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है किसी और की भूमि यूज़ करेगी, किसी और के भवन यूज़ करेगी, किसी की मशीन, किसी और के उपकरण यूज़ करेगी, या तो उसे यूज़ करेगी पैसे देकर या फिर उसको खरीदेगी। तो जो भी चीज़ में वो पैसा लगाती है तो वो क्यों सोचती है, क्या सोचती है? वो ये सोचती है कि ये जो परिसंपत्तियां हैं उस बहुराष्ट्रीय कंपनी को लाभ अर्जित करेंगी, लाभ अर्जित करके देंगी। इसीलिए कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी और परिसंपत्ति पर खर्च करती है। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है, किसी और देश में जब वो अपना कारखाना स्थापित करती है तो वहाँ की जो लोकल कंपनी होती है, मीन्स कि जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी और देश में जब अपना कारखाना स्थापित करती है तो उस देश की जो कंपनी होती है उस देश की कंपनी के साथ वो जुड़ जाती है, और जुड़ जाने के बाद उत्पादन करती है। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है, यानी कि जिस देश की जो कंपनी रहती है जब वो बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ जुड़ जाती है तो उसे दो लाभ मिलते हैं। पहला क्या है? पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए, मशीनें खरीदने के लिए। पहला क्या है कि जो लोकल कंपनी होती है उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अच्छे किस्म की मशीनें खरीद सके जिससे कि उत्पादन जल्दी हो सके। तो जब वो बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ जुड़ जाती है तब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास इतना पैसा होता है जिससे कि वो नई नई मशीनें खरीद कर स्थानीय कंपनी को दे सकती है, और जिसकी मदद से उत्पादन ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए जो स्थानीय कंपनी होती है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ जुड़ जाती है, और उन्हें पहला लाभ यही मिलता है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो एक्स्ट्रा पैसे देती है स्थानीय कंपनी को, ताकि वो नई नई मशीनें खरीद सके और उत्पादन अच्छा हो सके। दूसरा क्या है? दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती हैं, यानी कि जिस देश में बहुराष्ट्रीय कंपनी अगर अपने कारखाने स्थापित करती है, जो स्थानीय कंपनी है उसके साथ जुड़ती है, तो स्थानीय कंपनी को दूसरा लाभ ये होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन की नई नई प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती है। नए नए आइडियाज़ वो स्थानीय कंपनी को दे सकती है, नए नए प्रौद्योगिकी वो स्थानीय कंपनी को दे सकती है, जिससे कि स्थानीय कंपनी को भी फ़ायदा होता है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। लेकिन जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो भी अपना फ़ायदा देखती है, तो वो क्या करती है? तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है
वो जब किसी भी चीज़ में पैसा लगाती है, जिसे निवेश कहा जाता है, जिस किसी भी चीज़ में जब वो पैसा लगाती है तो उसका सबसे आम रास्ता क्या होता है कि वो लोकल कंपनी को खरीद लेती है। यानी कि विदेशी जो कंपनी है वो किसी देश की स्थानीय कंपनी को खरीद लेती है और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। और जब बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थानीय कंपनी को खरीद लेती है उसके बाद वो जो भी उत्पादन करती है उसका वो प्रसार करती है। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये आसानी से कर सकती हैं। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी क्यों स्थानीय कंपनी को खरीदती है? ताकि वो उसे खरीदने के बाद अपने उत्पादन का प्रसार करे। लेकिन वो खरीदती कैसे है? इनके पास इतना पैसा कैसे आता है? तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है उनके पास बहुत सारी संपदा होती है, बहुत सारे पैसे होते हैं उनके पास, और इस तरह से वो आसानी से किसी भी स्थानीय कंपनी को खरीद सकती है। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने परक फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया है। यहाँ एग्जाम्पल देकर लिखा गया है कि एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका नाम है कारगिल फूड्स, और उस कारगिल फूड्स ने इंडिया की एक छोटी कंपनी है जिसका नाम है परक फूड्स, उसको खरीद लिया है। परक फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था। मीन्स के जो परक फूड्स है उसके इंडिया में बहुत सारे ब्रांचेस थे जहां उसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध थे। किसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध थे? परक फूड्स के ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध थे। परक फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। चूँकि जो कारगिल फूड्स है उसने परक फूड्स को खरीद लिया है और इसलिए परक फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र पर भी किसका अधिकार हो गया है, किसका नियंत्रण हो गया है? कारगिल फूड्स का नियंत्रण हो गया है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। और अब चूँकि कारगिल फूड्स ने परक फूड्स को खरीद लिया है और परक फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र पर भी कारगिल फूड्स के अधिकार हैं, उसके नियंत्रण है, इसलिए जो कारगिल फूड्स है वो हर रोज़ 50 लाख पैकेट तेल का, खाद्य तेल का निर्माण करती है और उसे सेल करती है। और इस तरह से जो कारगिल फूड्स है वो भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक है। अब ये सवाल उठता है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो आसानी से स्थानीय कंपनी को कैसे खरीद लेती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जो बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है अगर उसे कंपेयर किया जाए किसी भी देश के विकासशील देशों की सरकार के बजट से, तो विकासशील देशों की सरकारों के पूरे बजट से भी ज़्यादा किसकी संपत्ति होती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति होती है। इसीलिए वो आसानी से किसी भी देश की स्थानीय कंपनी को खरीद लेती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी एक तो स्थानीय कंपनी को खरीद लेती है, उसके बाद अपना प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्शन करती है और सेल करती हैं। दूसरा क्या है? दूसरे तरीके से भी वो उत्पादन को कंट्रोल करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। अब जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो क्या करती है कि किसी भी देश की स्थानीय कंपनी को ऑर्डर देती है कि आप इतने चीज़ों को ये सारी चीज़ों को आप बनाइए और उसका उत्पादन कीजिए और हमें सेल कीजिए। और जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे और स्थानीय कंपनी को ऑर्डर देती है उत्पादन का, तो जो भी छोटी कंपनी उत्पादन करती है उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी खरीदती है उस प्रोडक्ट को और फिर उसी प्रोडक्ट को अपने ब्रांड के नाम से वो सेल करती है। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है।
अब जो छोटे छोटी कंपनी होती है वो कपड़े बनाती है, वो जूते चप्पल बनाती है, वो खेल के सामान को बनाती है, दूसरी चीज़ों को बनाती है और उन्हीं चीज़ों को बहुराष्ट्रीय कंपनी खरीदती है। और ये सारी चीज़ें कौन तैयार करते हैं कि कौन उत्पादन करते हैं? छोटे उत्पादक, जो छोटी कंपनी होती है वो बनाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो स्थानीय कंपनी को ऑर्डर देती है, छोटे उत्पादकों को ऑर्डर करती है। छोटे कंपनी को ऑर्डर करने के बाद उनसे बनाई गई जो चीज़ें होती हैं उन्हें खरीदती है, फिर उसे अपने ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेचती हैं। अब ये क्वेश्चन है कि कैसे वो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो अपने ब्रांड के नाम से चीज़ों को बेचती है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसमें इतनी ताकत होती है कि जो भी बनी बनाई उत्पादक होते हैं, जो भी बनी बनाई चीज़ें होती हैं उसमें वो अपना मूल्य निर्धारण करती हैं। उसकी गुणवत्ता जो होती है, उसकी क्वालिटी होती है वो निर्धारित करती है। यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो इसकी गुणवत्ता को भी निर्धारित करती है, आपूर्ति को भी निर्धारित करती है। यानी कि जहाँ से सामान खरीदा किसी और जगह पे सेल किया या किसी और देश में सेल करना है तो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो दूसरे देशों में भी उस चीज़ को सेल कर सकती हैं। और श्रम शर्तों का भी निर्धारण करती है, किसे कितना लागत देना है, किसमें कितना लागत लगाना है, ये सारी चीज़ों का निर्धारण वो करती है और इसकी प्रचंड क्षमता होती है। और इसीलिए जो बड़ी कंपनी होती है वो छोटे कंपनी से चीज़ों को बनवाती है और उसे अपने ब्रांड के नाम से सेल करती है। क्योंकि जब आप बाज़ार को देखेंगे तो जो लोग होते हैं जब बड़ी बड़ी कंपनी को सुनते हैं तो वो ये सोचते हैं कि बड़ी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट होंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी और जो बड़े बड़े अमीर अमीर लोग हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट को ख़रीदना पसंद करते हैं। और जो बड़ी कंपनी है वो किस तरह से एडवर्टाइज़ करती हैं, बहुत तरीके से एडवर्टाइज़ करती है और चीज़ों को सेल करने के लिए कई तरह के आइडियाज़ वो प्रोवाइड करती हैं और आसानी से एक देश से दूसरे देश में वो सेल करती है। तो जो बड़ी कंपनी होती हैं उनका अपना ब्रांड होता है, अपना नाम होता है। उसी ब्रांड और नाम की वजह से लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो कौन बनाता है? वो छोटी कंपनी ही बनाती है और वो सेल करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी को। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी उस चीज़ पर अपना ब्रांड लगाकर उस चीज़ को अपने ब्रांड नाम से वो दूसरे जो ग्राहक होते हैं उन्हें सेल करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों के स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो कई तरह से अपने प्रोडक्शन का काम करती है और पूरे देश में पूरी दुनिया के कई देशों की जो स्थानीय कंपनी होती है उसके साथ जुड़ जाती है और चीज़ों का प्रोडक्शन करती हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों को से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों से के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। यहाँ लिखा है कि जो स्थानीय कंपनी होती है उसके साथ पार्टनरशिप करती हैं बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी। पार्टनरशिप के जरिए आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके, यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है किसी भी जगह पर अगर वो अपने चीज़ों का सेल करना चाहती है तो वो पहले स्थानीय कंपनी से जुड़ती है। चूँकि स्थानीय कंपनी का वहाँ पर अपना एक मार्केट होता है इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ स्थानीय कंपनियों के साथ मिल करके आसानी से अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। और साथ ही वो जो भी लोकल कंपनी होती है उससे कंपटीशन करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों से जो भी कंपटीशन करती हैं या फिर स्थानीय कंपनी को खरीद लेती हैं और इस तरह से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो दूर दूर देशों में भी अपने उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं।
परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है और इसलिए जो दूर दूर जगहों पर जो उत्पादन होता है किसी भी कंपनी का, वो आपस में संबंधित हो रहा है, यानी कि वो आपस में जुड़ रहा है। नेक्स्ट है विदेश व्यापार और बाज़ारों का एकीकरण, यानी कि विदेशों के जो बिज़नेस होते हैं और दूसरे देशों की जो बाज़ार हैं उनका एक होना। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है, यानी कि लंबे समय से जो विदेशों के बिजनेस हैं वो अलग अलग देशों को आपस में जोड़ने का मेन माध्यम रहा है। व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई, यानी कि बिजनेस को फ़ायदा हो। इसी कारण ही जो व्यापारिक कंपनी है, ऐसी कंपनी जो बिजनेस करती है जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारत की ओर आकर्षित हुई, यानी कि अट्रैक्ट हुई। विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। विदेश व्यापार क्या करता है? विदेश व्यापार से एक लाभ ये होता है कि अगर किसी देश के अंदर किसी भी चीज़ का उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन को दूसरे देशों तक पहुंचाना और दूसरे देशों में बाज़ार स्थापित करना किसके माध्यम से होता है? विदेश व्यापार के माध्यम से होता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाज़ारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते हैं, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाज़ारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यानी कि जो विदेश व्यापार होते हैं, किसी भी देश के अंदर अगर कोई भी चीज़ का निर्माण हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि अपने देश का जो बाज़ार है उस बाज़ार को देश के बाहर जो भी देश है उनके बाज़ारों से जोड़ती है और इस तरह से जो विदेश व्यापार है वो घरेलू बाज़ारों को दूसरे देशों से जोड़ करके वो उत्पादकों को, यानी कि जो प्रोडक्शन करते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, अवसर प्रदान करती है। और जो उत्पादक होते हैं यानी जो चीज़ों का निर्माण करते हैं वो ना सिर्फ अपने देश के बाज़ारों में अपने बनाई चीज़ों को सेल कर सकते हैं, बल्कि विदेश व्यापार के कारण वो दूसरे देशों के बाज़ारों में भी अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं और वहाँ कंपटीशन कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है और इसी तरह से दूसरे देश से जब कोई चीज़ बनी हुई जब चीज़ किसी देश में आयात होती है, यानी कि किसी देश के अंदर बाहर के देशों की कोई चीज़ जब किसी देश के अंदर आती है तो इससे क्या होता है कि जो खरीदार होते हैं उनके सामने जो भी चीज़ होती है उसके घरेलू उत्पादन के दूसरे विकल्प, दूसरे ऑप्शन का विस्तार होता है। यानी कि कोई ग्राहक अगर ये सोचता है कि उसे ये चीज़ खरीदनी है, ये मोबाइल खरीदनी है और वो जो मोबाइल है उन्हीं के देश में बना है, अगर बाहर देश से बनी हुई अगर कोई मोबाइल उनके मार्केट में आती है, उनके देश के मार्केट में आती है, तो वो चूज़ कर सकते हैं। उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपने देश के बने हुए मोबाइल को वो चूज़ करेंगे कि या फिर दूसरे देश से बने हुए मोबाइल को वो चूज़ करेंगे। तो उनके पास जो खरीदार होते हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि वो किस चीज़ को खरीदेंगे। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। यहाँ लिखा है कि सामान्यतः जब व्यापार खुलती है तो व्यापार होने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आना जाना होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं, यानी कि बाजार में जब कोई चीज़ मिलती है तो उसके ऑप्शन बढ़ जाते हैं, लोग अपने हिसाब से अपने पसंद की चीज़ों को खरीद सकते हैं। दो बाज़ारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है और इस तरह से क्या होता है कि अगर किसी जगह पर एक बाज़ार है और दूसरी जगह पर दूसरी बाज़ार है तो जब चीज़ों का
आवागमन होता है, जब चीज़ों का आना जाना होता है, इस तरह से दो बाज़ारों में एक ही चीज़ का जो दाम होता है वो समान होने लगता है, इक्वल होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हज़ारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अब जो दो देश हैं जो उत्पादन करते हैं, कोई चीज़ों का निर्माण करते हैं, वो एक दूसरे से हज़ारों मील दूर होने के बाद भी एक दूसरे से कंपटीशन कर सकते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है और इस तरह से जो विदेश व्यापार होता है वो अलग अलग देशों के बाज़ारों को जोड़ता है और उनके एक होने में सहायक होता है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण क्या है। विगत 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। यानी कि विगत 2-3 दशकों से 20-30 सालों से बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं कि दुनिया के सभी देशों में ऐसी जगहों की वो तलाश करती हैं जहां पर जब वो अपनी चीज़ों का उत्पादन करें तो वो सस्ता हो, उनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कम लागत लगाएं। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है, साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। जब बहुराष्ट्रीय कंपनी ये देखती है कि किस जगह पर उन्हें कम लागत लगाना पड़ेगा तो वो क्या करती हैं, ऐसी जगहों को चूज़ करती हैं और ऐसी जगहों पर ही वो निवेश करती हैं और इस तरह से ऐसे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच जो विदेश व्यापार होता है उसमें भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता है और जो विदेश व्यापार होता है उसका एक बड़ा भाग किसके जरिए कंट्रोल किया जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जरिए। बड़ी बड़ी कंपनियां इसे नियंत्रित करती हैं। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता बल्कि वह अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है फोर्ड मोटर्स का। तो जो फोर्ड मोटर्स है वो भारत में सिर्फ अपने कार को ही नहीं बनाती है बल्कि भारत के लिए ही कारों का निर्माण सिर्फ नहीं करता है, बल्कि वो कार का जब निर्माण करता है तो वो भारत के लिए ही ना सही, भारत के लिए सिर्फ नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए भी, दूसरे विकासशील देशों के लिए भी कारें वो बनाता है और पूरी दुनिया में अपने कारखानों के लिए वो कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। मीन्स कि कार में जितने भी सारी एक्स्ट्रा जो चीज़ें लगी होती हैं उनका भी वो निर्यात करता है, उन पार्ट्स का भी वो दूसरे देशों में निर्यात करता है जो भी कार वो बनाता है। इस प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है और इस तरह से ज़्यादातर जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो जो कोई भी कार बनाने का जो काम करती है उसके क्रियाकलाप में चीज़ों का और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। यानी कि वो चीज़ों का भी व्यापार करती हैं और सेवाओं का भी वो व्यापार करती हैं। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाज़ारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। यानी कि ज़्यादा विदेश व्यापार होने की वजह से, ज़्यादा विदेशी निवेश के होने की वजह से अलग अलग देशों के बाज़ारों और उत्पादन में एकीकरण हो रहा है। यानी कि सभी देश आपस में जुड़ रहे हैं, सभी बाज़ार आपस में जुड़ रहे हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। यहाँ क्या लिखा है कि अलग अलग देशों के बीच में संबंध होना और तेजी से एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि जब बहुत सारे देश किसी एक कारण से जब आपस में जुड़ जाते हैं और उनका एकीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ लिखा है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में
सभी देशों को एक करने की प्रक्रिया में वो मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अलग अलग देशों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु और सेवा और निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। यानी एक देश दूसरे देश में निवेश कर रही है, दूसरा देश एक देश में निवेश कर रही है, एक देश दूसरे देश में वस्तुओं का आदान प्रदान कर रही है और दूसरा देश भी किसी देश में वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। पिछले कुछ दशकों की बात करें, पिछले कुछ दशकों सालों की कंपैरिजन करें तो उसकी कंपैरिजन में दुनिया के ज़्यादातर भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। यानी कि पहले के मुकाबले अभी बहुत सारे देश आपस में एक हो गए हैं। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। अब जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी सेवाएं हैं और निवेश किए जाते हैं, प्रौद्योगिकी होती है, इसके अलावा अलग अलग देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। ये माध्यम क्या है? यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। यानी कि एक देश के लोग जब दूसरे देश में जाते हैं तो ये भी एक माध्यम है कि दो देश आपस में जुड़ते हैं। प्रायः लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं, किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। यहाँ क्या लिखा है कि जो लोग होते हैं वो बेहतर आय के लिए, यानी कि उन्हें अच्छा इनकम मिले इसलिए वो एक देश से दूसरे देश जाते हैं, या फिर कोई ये सोचते हैं कि उन्हें दूसरे देश में अच्छा रोज़गार मिलेगा, या फिर कोई ये सोचते हैं कि दूसरे देश में अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो जो लोग होते हैं इनकम के तलाश में, रोज़गार की तलाश में और शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश वो आना जाना करते हैं। लेकिन कुछ सालों में बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध लगे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रतिबंधों के कारण अलग अलग देशों के बीच लोगों के आने जाने में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि कुछ सालों में कई देशों में आने जाने में कुछ प्रतिबंध लगे हैं और इसी वजह से कुछ सालों में एक देश से दूसरे देशों में जो लोग जाया करते हैं उनके आवागमन में, यानी लोगों के आने जाने में किसी देश से दूसरे देश में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। यानी कि प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी तीव्र उन्नति का मुख्य कारक है। यानी तेजी से जो डेवलपमेंट होती है उसका मेन फैक्टर कौन है? मेन कारक क्या है? प्रौद्योगिकी, जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया गया है कि पिछले 50 सालों में जो परिवहन प्रौद्योगिकी है उसमें काफ़ी उन्नति हुई है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। एक जगह से दूसरी जगह लोग आसानी से और कम समय में आना जाना कर सकते हैं। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। यानी कि जो परिवहन प्रौद्योगिकी है उसने लंबी दूरी को भी कम कर दिया है और बहुत तेज़ी से ही एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को लाया जा सकता है या फिर भेजा जा सकता है। जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो बहुत ही कम लागत पर परिवहन प्रौद्योगिकी का यूज़ करते हुए उस चीज़ को, यानी कि जो परिवहन प्रौद्योगिकी है उसके कारण जो लंबी दूरी होती है उसको कम किया जा सकता है। यानी कि कम लागत पर अगर किसी देश में कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि अगर किसी देश में किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो परिवहन प्रौद्योगिकी का यूज़ करते हुए कम लागत पर उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह कम समय में पहुंचाया जा सकता है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास।
और दूसरा कारक क्या है? पहला कारक है परिवहन प्रौद्योगिकी, दूसरा कारक क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। यानी कि लोग एक जगह बैठे बैठे ही दूर दराज इलाकों में, दूर दराज देशों में भी आसानी से बात कर सकते हैं। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधाओं जैसे कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। यहाँ लिखा है कि आज के ज़माने में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में बहुत तेज़ गति से परिवर्तन हुआ है। दूरसंचार सुविधाओं, दूरसंचार का मतलब होता है दूर जगहों से आसानी से कम समय में ही बात करना। तो जो दूर संचार सुविधा होती है जैसे कि टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है और फैक्स है, वो पूरी दुनिया भर में एक दूसरे से संपर्क करने और कोई भी इंफॉर्मेशन को तुरंत हासिल करने और दूर क्षेत्रों से बातचीत करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं, यानी कि जो सैटेलाइट हैं उनके वजह से ये सुविधाएं सुगम हुई हैं, यानी कि आसान हुई हैं। नेक्स्ट है विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है, यानी कि जब किसी देश से कोई चीज़ जब किसी देश के अंदर आती है तो जिस देश के अंदर उस चीज़ का खरीदारी होता है उस पर एक टैक्स लगता है, और ये व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है, यानी कि व्यापार को रोकता है। किस तरह से रोकता है? टैक्स लगा करके रोकता है। यानी कि कोई एक कंट्री है, इस कंट्री में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है और दूसरी ये कंट्री है, इस देश में इस चीज़ का आयात हो रहा है, यानी ये देश इस प्रोडक्ट को खरीद रही हैं। अब चूँकि इस देश में जो सामान है वो सेल की जा रही है, इसीलिए इस चीज़ पर ये जो देश है वो टैक्स लगाता है, और ये क्या है? व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। अब टैक्स को व्यापार अवरोधक क्यों कहा जाता है? इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कुछ प्रतिबंध लगाता है। अब टैक्स को अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कुछ प्रतिबंध लगाता है, ये कुछ ऐसे नियम बनाता है जिससे कि व्यापार में रोक हो। सरकारें व्यापार अवरोधों का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती या नियमित करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए ये निर्णय करने के लिए कर सकती है। अब किसी भी देश की सरकार टैक्स क्यों लगाती है? इसके कारण होते हैं। इसके कारण क्या है? तो जो सरकारें होती हैं, जहाँ पर जो देश सामान खरीदता है उस देश की सरकार कुछ टैक्स लगाती है। वो क्यों लगाती है? क्योंकि विदेश व्यापार में वृद्धि हो या फिर उसकी कटौती हो या फिर देश में किस तरह की चीज़ें कितनी मात्रा में खरीदनी है, इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल कौन रखती है? सरकार रखती है। और यही कारण है कि जो सरकार है वो आयात पर टैक्स लगाती है। ये निर्णय करने के लिए कर सकती है, यानी कि जो सरकार है वो निर्णय करती है कि कौन सा सामान खरीदना है, किस सामान में वृद्धि होना चाहिए खरीदने को लेकर, किस सामान में कटौती होना चाहिए खरीदने को लेकर, किस देश में जिस देश में वो चीज़ बेची जा रही है उस देश में उस चीज़ की कितनी मात्रा सेल होनी चाहिए, कितनी मात्रा सेल नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो सरकार है वो क्या निर्णय करती है कि जो भी चीज़ देश में सेल की जा रही है उसमें वृद्धि होना चाहिए कि नहीं, उसमें कटौती होना चाहिए कि नहीं, वो जो चीज़ है वो कितनी मात्रा में उसे खरीदना है, ये सारा निर्णय कौन करती है? सरकार करती है, इसलिए वो टैक्स लगाती है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था।
स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार में यानी कि विदेशों से जो सामान खरीदा जाता है उसमें और विदेशी निवेश पर यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो देश में आकर निवेश करती है उस पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा था, उसमें रोक लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए अनिवार्य माना गया। अब भारत सरकार ने कि ये क्यों अनिवार्य किया था, उन्होंने यानी भारत सरकार ने ये अनिवार्य इसलिए माना था ताकि देश के उत्पादकों को यानी देश के अंदर जो भी कंपनी है, जो भी कंपनी प्रोडक्शन करती है, उन कंपनी को, उन उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से यानी कि दूसरे देशों के कंपटीशन से संरक्षण प्रदान हो, इसलिए भारत सरकार ने ये अनिवार्य माना था। 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। अब 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था, जगह जगह पर कारखाने बनाए जा रहे थे और जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो जगह जगह पर अपने कारखाने स्थापित कर रही थी। इस अवस्था में जो आयात से प्रतिस्पर्धा यानी कि खरीदारी से कंपटीशन इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। किस उद्योगों को? जो नए नए कारखाने बन रहे थे उन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। कौन बढ़ने नहीं देती? खरीदारी से जो कंपटीशन है वो बढ़ने नहीं देती। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी और इसलिए भारत ने क्या किया कि जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जैसे कि मशीनरी है, उर्वरक है यानी कि खेतों में दिए जाने वाले जो फर्टिलाइज़र हैं उनकी ज़रूरत थी और पेट्रोल की ज़रूरत थी, तो भारत ने मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के ही आयात पर, उनकी खरीदारी पर ही अनुमति दी। भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए हैं। यहाँ लिखा है कि भारत में करीब सन 1991 के शुरुआत से ही कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन में परिवर्तन किए गए हैं यानी उनमें बदलाव किया गया है। सरकार ने ये निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। सरकार ने ये निश्चय किया कि भारत में जो भी चीज़ें बनती हैं उन चीज़ों का दुनिया के बाकी उत्पादकों से कंपटीशन करने का वक्त आ गया है। ये महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। यहाँ पर जो भारत की सरकार थी 1991 में, उन्होंने रूल रेगुलेशन में बदलाव किए। सरकार ने बदलाव क्यों किया? क्योंकि सरकार ने ये महसूस किया कि अगर कंपटीशन की जाएगी तो देश के अंदर जो भी चीज़ों का निर्माण हो रहा है उनके प्रदर्शन में सुधार होगा क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। और चूंकि जब उत्पादक कंपटीशन करेंगे वो अपनी इसी कंपटीशन के कारण वो अपनी चीज़ों में यानी कि वो अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में सुधार करेंगे। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया यानी कि जब भारत ने इस तरह का रूल रेगुलेशन में बदलाव किया और जो प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन थी वो भारत के इस निर्णय का समर्थन किया। अतः विदेश व्यापार एवं विदेश निवेश पर से अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया और भारत के इस निर्णय से विदेश व्यापार में और विदेशी निवेश पर जो भी अवरोध थे, जो भी रुकावट थी, उन्हें काफ़ी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। और चूँकि भारत की सरकार ने काफ़ी हद तक अवरोधों को, रुकावटों को हटा दिया था, तो इसका अर्थ ये था कि जो भी चीज़ें थीं उनका आयात और निर्यात आसानी से किया जा सकता था यानी विदेशों से सामानों को ख़रीदा जा सकता था और देश के अंदर जो भी चीज़ें बनती थीं उन्हें बाहर देशों में सेल किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां अपने कार्यालय यानी कि अपने ऑफिस और कारखाने भारत में स्थापित कर सकती थीं। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है।
उदारीकरण किसे कहते हैं? सरकार जब अवरोधों को हटाती है, रुकावटों को हटाती है, प्रतिबंधों को हटाती है, तो जो ये प्रक्रिया होती है अवरोधों को हटाना, प्रतिबंधों को हटाना, इसी को उदारीकरण कहा जाता है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। अब व्यापार के उदारीकरण से यानी सरकार ने जो उदारीकरण किया है, जो व्यापार से रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशन बनाए हैं या फिर जो भी अवरोध उसने हटाए हैं, इससे जो भी व्यवसाय है, जो भी प्रोडक्शन की जाती है किसी भी चीज़ का, तो जो भी व्यवसाय होते हैं उनको फ्री तरीके से वो ये निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें क्या आयात करना है, यानी कि क्या चीज़ किसी देश से खरीदना है या फिर किस चीज़ को दूसरे देशों में सेल करना है। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। और पहले सरकार बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया करती थी, लेकिन अब चूँकि सरकार अपना कंट्रोल उसने थोड़ा हटाया है और जो रुकावट है उसे हटाया है काफ़ी हद तक, इससे सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है, कम कंट्रोल करती है और इसीलिए सरकार को अधिक उदार कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन, जिसे शॉर्ट में WTO कहा जाता है, एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। यानी कि विश्व व्यापार संगठन का क्या मेन उद्देश्य है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जो सभी देश आपस में मिलकर के व्यापार करते हैं, उसको उदार बनाना है। यानी कि किसी भी तरह का रुकावट ना हो देशों के बीच में और वो आसानी के साथ व्यापार करें। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। और ये जो व्यापार संगठन है, विश्व व्यापार संगठन है, ये किसने शुरू किया था? विकसित देशों ने शुरू किया था। और विकसित देशों की पहल पर ही ये विश्व व्यापार संगठन शुरू किया गया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े नियमों को ये विश्व व्यापार संगठन निर्धारित करता है और यह देखता है कि नियमों का पालन हो। और साथ ही विश्व व्यापार संगठन क्या देखता है? पहले तो वो नियम निर्धारित करता है और वो ये भी देखता है कि इन नियमों का पालन हो। विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं और दुनिया के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन से जुड़े हुए हैं, उसके मेंबर हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में ये देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। यहाँ लिखा है कि हालांकि विश्व व्यापार संगठन ने सभी देशों को फ्री व्यापार करने की सुविधा दिया है, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि जो विकासशील देश हैं वो गलत तरीके से व्यापार अवरोधकों को यानी कि व्यापार के रुकावटों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। दूसरी ओर जो विश्व व्यापार संगठन है उसके नियमों ने यानी कि विश्व व्यापार संगठन ने जो नियम बनाए हैं उसके नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार की रुकावटों को अवरोधों को हटाने के लिए मजबूर किया है। किसे मजबूर किया है? विकासशील देशों को मजबूर किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर निवर्तमान बहस है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि आज के वर्तमान समय में कृषि उत्पाद के व्यापार पर बहस चल रही है। ये एक उदाहरण है जिसमें ये बताया गया है कि जो विश्व व्यापार संगठन के नियम हैं वो विकासशील देशों के व्यापार अवरोध को हटाने के लिए यानी कि विश्व व्यापार संगठन ने विकासशील देशों को मजबूर किया है, विवश किया है। नेक्स्ट है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण और उत्पादकों स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बृहत्तर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। यानी कि जो वैश्वीकरण है, जब सभी देश आपस में जुड़ जाते हैं, इस वैश्वीकरण और उत्पादकों यानी स्थानीय और विदेशी दोनों तरह के जो उत्पादक होते हैं उनके बीच में बड़ी मात्रा में यानी कि बृहत्तर प्रतिस्पर्धा से यानी कि उनके बीच में कंपटीशन से ज़्यादा कंपटीशन से उपभोक्ताओं खासकर शहरी क्षेत्र में जो धनी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। कैसे लाभ हुआ है? जो स्थानीय और विदेशी
जो कंपनी है वो आपस में कंपटीशन करती हैं। इससे किसे लाभ हुआ है? इससे उपभोक्ताओं को, खासकर जो शहर के रहने वाले धनी वर्ग के अमीर लोग हैं, ऐसे उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। और जो ये उपभोक्ता हैं उन्हें किस तरह से लाभ मिलता है? उपभोक्ताओं के समक्ष यानी कि कस्टमर के समक्ष, कस्टमर के सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिससे कि वो किसी भी चीज़ की क्वालिटी के अकॉर्डिंग या फिर उनके कम कीमत के अकॉर्डिंग उन्हें चूज़ करते हैं, उन्हें खरीदते हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। और परिणामतः जो धनी वर्ग के लोग होते हैं वो आज के कंपैरिजन किया जाए तो आज वो अच्छी तरह से ज़्यादा उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि उनके सामने ऑप्शन है कि वो किसी भी चीज़ को चूज़ कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है, यानी कि जो उत्पादक होते हैं, जो निर्माण करते हैं चीज़ों का, और श्रमिकों पर यानी मजदूरों पर वैश्वीकरण का एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा है। पहला विगत 20 वर्षों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, यानी कि अगर 20 सालों की बात करें तो भारत में जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसने भारत में निवेश किया है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। और इसका मतलब ये है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो भारत में निवेश करती है, यानी कि उसे भारत से लाभ मिलता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों एवं जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो भारत में किस चीज़ में निवेश करती है, किस चीज़ में पैसा लगाती है? तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो शहरी इलाकों के उद्योगों में, जैसे कि सेल फोन में अपना पैसा लगाती है, मोटर गाड़ियों में अपना पैसा लगाती है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में अपना पैसा लगाती है, ठंडे पेय पदार्थों और जंक खाद्य पदार्थों यानी कि जो फास्ट फूड होते हैं उनमें अपना पैसा लगाती है, और बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन उद्योगों में अपने पैसे लगाती हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं, साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुईं। और ये जो उद्योग होते हैं और सेवा होते हैं उनमें रोज़गार उत्पन्न हुए हैं, नए रोज़गार उत्पन्न हुए हैं। बहुत सारे श्रमिक को रखा जाता है काम करने के लिए, बहुत सारी सेवा प्रदान करने के लिए श्रमिक को रखा जाता है। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई हैं। और जो भी कंपनी होती है उन कंपनी को कच्चा माल कौन देती है? जो स्थानीय कंपनी होती है वो कच्चा माल प्रोवाइड करती है, और इस तरह से जो स्थानीय कंपनी होती है वो भी समृद्ध हुई हैं, यानी कि उनका भी डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। दूसरा क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी जो भारत की कंपनी है वो कंपटीशन से उन्हें लाभ मिला है। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। और जो स्थानीय कंपनी है भारत की, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसने क्या क्या है, नई नई जो प्रौद्योगिकी है और उत्पादन प्रणाली है उसमें भारत की कंपनियों ने निवेश किया है और अपने उत्पादन मानकों को यानी कि जो प्रोडक्शन है उसको ऊंचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया, यानी कि भारत की कुछ ऐसी कंपनी है जो विदेशी कंपनियों से जुड़ गई हैं, पार्टनरशिप के साथ वो सफलतापूर्वक वो लाभ अर्जित कर रही हैं, यानी कि उन्हें फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने का योग्य बनाया है। वैश्वीकरण क्या है कि वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में, यानी कि भारत की कुछ ऐसी कंपनी है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरी हैं। टाटा मोटर्स, जिसमें मोटर गाड़ियां बनती हैं, इन्फोसिस आईटी, रनबैक्सी दवाइयां, एशियन पेंट्स पेंट, सुंदरम फास्टनर्स, नट और बोल्ट, कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के तरह हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर रही हैं, जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं, यानी कि अपने प्रोडक्ट को वो दुनिया भर में सेल कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसर
अवसरों का सृजन किया है। हालांकि जो भारतीय कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को बनाती हैं, प्रोडक्शन करती हैं और पूरे विश्व स्तर पर पूरे दुनिया भर में अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, जैसे कि जो ऐसी कंपनी जो सेवा प्रदान करती है, वैश्वीकरण ने ऐसी सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों, खासकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली जो कंपनी होती है, उनके लिए नए नए अपॉर्चुनिटी का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण है। इसके एग्जाम्पल क्या है? जो भारत की कंपनी है उसके जरिए लंदन में जो कंपनी है भारत की, उस कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि जैसे डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात की जाती हैं। और इसके अलावा आंकड़ा प्रविष्टि जिसे डाटा एंट्री कहा जाता है, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई ऐसी सेवाएं हैं भारत की जो दूसरे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकासशील देशों को निर्यात की जाती हैं। यानी कि जो विकासशील देश हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, उनको निर्यात की जाती हैं। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियां असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही हैं। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिला है जिसका वो पहले उपभोग करती थी। यहाँ लिखा कि आज ज़्यादातर जो मजदूर हैं वो असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। असंगठित क्षेत्र मीन्स कि प्राइवेट सेक्टर में वो जॉब कर रहे हैं। यही नहीं, जो संगठित क्षेत्र होते हैं उसमें क्रमशः जो कार्य परिस्थितियाँ होती हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट जो जॉब होते हैं उनमें जो कार्य परिस्थितियाँ होती हैं वो असंगठित क्षेत्र के जैसी ही होती जा रही हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के जैसे ही होती जा रही हैं। जो गवर्नमेंट क्षेत्रक होते हैं, जो संगठित क्षेत्रक होते हैं, जैसे एग्जांपल है गवर्नमेंट सेक्टर का, जो संगठित क्षेत्रक होते हैं उनके जो श्रमिक होते हैं उनको अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट जॉब की जाती है तो उन्हें बहुत तरह के लाभ मिलते हैं, संरक्षण मिलते हैं, लाभ मिलते हैं, लेकिन अब संगठित क्षेत्रों के मजदूरों को अब कोई संरक्षण नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता जिसका वो पहले उपभोग कर रही थी। यानी कि जिस तरह से जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें काम करने वाले लोगों को पहले जैसा संरक्षण और लाभ मिलता था, अब पहले जैसा संरक्षण और लाभ नहीं मिलता, क्योंकि जो संगठित क्षेत्रक है वो असंगठित क्षेत्रक के जैसे, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के जैसे होती जा रही हैं। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि संरक्षण नहीं मिलता ज़्यादा, लाभ नहीं मिलता ज़्यादा। उसी तरह से जो संगठित क्षेत्रक में काम करने वाले लोग हैं उनको संरक्षण और लाभ नहीं मिलता, और इसलिए आज अधिकांश जो मजदूर हैं वो असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। नेक्स्ट है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। यहाँ लिखा है वैश्वीकरण सभी के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहा है। जो पढ़े लिखे होते हैं, जो कुशल होते हैं, यानी जिनमें स्किल होता है, और जो संपन्न लोग हैं, उन्हें वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। यानी कि जो पढ़े लिखे हैं, कुशल हैं, जिनमें स्किल होता है और संपन्न लोग हैं, उन्हें ही वैश्वीकरण का फ़ायदा मिला है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है, और दूसरी ओर जो अशिक्षित होते हैं, जो कुशल नहीं होते, जो संपन्न नहीं होते हैं, उन्हें वैश्वीकरण से कोई फ़ायदा नहीं मिला है। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि जो लोग हैं, शिक्षित हैं, कुशल हैं, संपन्न हैं, उन्हें वैश्वीकरण से फ़ायदा मिला है, लेकिन जो अशिक्षित हैं, अकुशल हैं और संपन्न नहीं हैं, उन्हें वैश्वीकरण से फ़ायदा नहीं मिला है। इसलिए जो सरकार है इसे पॉसिबल बनाने के लिए कि हर किसी को फ़ायदा हो, पॉसिबल बनाने में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा सकती है। सरकार किस तरह से इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा सकती है? इसके नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण चाहिए। तो जो सरकार की नीति है
उन नीतियों को सिर्फ जो अमीर लोग हैं या प्रभावशाली लोग हैं उनको ही नहीं बल्कि सभी लोगों के फायदे के लिए संरक्षण करना चाहिए। सरकार ये सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। सरकार क्या कर सकती है? सरकार ये सुनिश्चित कर सकती है कि जो श्रमिक कानून है यानी कि कानून जो मज़दूरों के लिए बनाई गई हैं उनका उचित कार्यान्वयन हो, उनको फॉलो किया जाए और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम ना हो जाएं। इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है? जो छोटी कंपनी होती है उनके कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक छोटे कंपनियों की मदद कर सकती है जब तक कि वो कंपटीशन के लिए सक्षम ना हो जाए, यानी कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे मुकाबला करने के लिए, उनसे कंपटीशन करने के लिए सक्षम ना हो जाए। यदि ज़रूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है, और अगर ज़रूरी हुआ तो सरकार क्या कर सकती है? व्यापार और निवेश के जो अवरोधक है उनका उपयोग कर सकती है। यह न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है और साथ ही जो सरकार है वो न्याय संगत नियमों के लिए यानी कि सभी के लिए न्याय हो, सभी को समान रूप से लाभ मिले, छोटे कंपनी को भी, बड़े कंपनी को भी, शिक्षित को भी, अशिक्षित को भी, कुशल को भी, अकुशल को भी, जो संपन्न है और जो संपन्न नहीं है उन सभी को फ़ायदा हो सके। इसलिए जो सरकार है वो विश्व व्यापार संगठन से समझौता भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा, और विश्व व्यापार संगठन में जो भी विकासशील देश हैं उनके वर्चस्व के खिलाफ समान हितों वाले विकासशील देशों को, यानी कि जो भी समान हित वाले विकासशील देश हैं उन सभी देशों को मिलकर लड़ना होगा। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि पिछले कुछ सालों में बड़े अभियान और जन संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट जो निर्णय हैं उनको प्रभावित किया है। ये प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, और ये प्रदर्शित करता है कि जो जनता है वो भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में, यानी कि जितने भी छोटी बड़ी कंपनियां हैं उनको समान रूप से फ़ायदा हो, इसके संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।